अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है डिजिटल ड्रैगनेट। अब ये एडिटोरियल क्या है, इसमें क्या बात की गई है, इसका मैं थोड़ा सा आपको थोड़ी सी समरी, इसका ओवरव्यू दे देती हूँ। इस एडिटोरियल में वो कहा गया है कि पाकिस्तान का जो साइबर क्राइम लॉ है उसने उसमें कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ तब्दीलियां आई हैं। लेकिन वो तब्दीलियां कोई पॉजिटिव नहीं है, उससे क्या हो रहा है, चीजें और ज्यादा खराब हो रही हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसने ऑनलाइन कंट्रोल के लिए सख्त कानून बना दिया है। उसमें अब वो सब लोग आएंगे जो जो लोग गवर्नमेंट से डिसएग्री करते हैं। ये लॉ उन लोगों को धमका सकता है, उनके लिए एक डेंजर पैदा कर सकता है। इसके अलावा वो ये बात कर रहा है कि पीका को पहले भी पॉलिटिशियंस, जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट के खिलाफ गलत तरीके से यूज किया गया है। अब वो बात कर रहा है कि खास तौर पर जब पाकिस्तान का जस्टिस सिस्टम जो है वो बहुत ही वीक है, तो इस तरह के जो चेंजेस हैं, इनका पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा मिसयूज़ किए जाने के चांसेस भी उतने ज़्यादा हैं। तो वो ये बात कर रहा है कि गवर्नमेंट को सोशल और पॉलिटिकल मसाइल को फेयर और बैलेंस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, ना कि ऐसे सख्त लॉज के ज़रिए। तो ये है इस एडिटोरियल का ओवरव्यू, इसकी समरी। तो इसको हमने एडिटोरियल को कुछ ऐसे डिवाइड किया है कि वन स्लाइड में जितनी भी लाइंस आ रही हैं, जितने पैराग्राफ्स आ रहे हैं, उनके डिफिकल्ट वर्ड्स को हमने पहले ले लिया है। पहले हम इन इसकी वोकैब को चेक करेंगे, उसके बाद हम इस सारे के सारे एडिटोरियल को रीड करेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले वो स्टूडेंट्स जो चैनल पे न्यू हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। आपके शेयर और आपके लाइक करने से ही मोटिवेशन आती है कि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लेकर आ सकूं। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना मत भूलिएगा कि आपको ये न्यू पैटर्न जो है ये कैसा लगा है एडिटोरियल्स के लिए। अगर आप चाहते हैं मैं इसी पैटर्न को कंटिन्यू रखूं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट वर्ड है वो है वर्ब वर्क। उसकी सेकंड फॉर्म रोड जो है उसका इस्तेमाल किया गया है आज के एडिटोरियल में। इसका इस्तेमाल पहले बहुत किया जाता था, अब इसका इस्तेमाल बहुत कम हो चुका हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है टू कॉज और प्रोड्यूस एन इफेक्ट। मतलब क्या है, मतलब है किसी चीज को शेप देना, किसी चीज को क्रिएट करना, किसी चीज को क्राफ्ट करना। ठीक है, ये सब इनकी सेंस में आएगा। सिनोनिम्स क्या है, कॉज, इन्फ्लिक्ट, प्रोड्यूस, क्रिएट। अब ये जो इन्फ्लिक्ट है ये भी बात करता है किसी चीज को लाने की, टू ब्रिंग अबाउट समथिंग, लेकिन ये वो चीज होगी जो कि नेगेटिव होगी। तो इस चीज का अपने ख्याल रखना है। और आप इसके एंटोनिम्स चेक करें, वो है प्रिवेंट, अवॉइड, अनटू, मिटिगेट। इन सब का मतलब यही है कि किसी चीज को स्टॉप करना ताकि आप किसी चीज का रिजल्ट इस फॉर्म में हासिल ना कर सको। प्रिवेंट का मतलब भी यही होता है किसी चीज को होने से रोकना। अवॉइड का मतलब भी यही होता है कि आप किसी चीज को होने से रोक दो। अनडू का मतलब होता है रिवर्स कर दो, जिस हालत में पहले था उस हालत में वापस चला जाए। अब उसके बाद है मिटिगेट वर्ड। मिटिगेट जो है वर्ब है, इसका मतलब भी होता है किसी चीज के इम्पैक्ट को लेस कर देना। अगर उसके इम्पैक्ट को लेस कर दिया है तो हमें फाइनल फॉर्म इस शेप में नहीं मिलेगी। तो अब इसका एग्जाम्पल सेंटेंसेस चेक करें। कह रहा था पॉलिसी चेंजेस रोड सिग्निफिकेंट चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान डिजिटल प्रोग्रेस। वो कह रहा है जो पॉलिसी चेंजेस थे उन्होंने पैदा किया बहुत बड़े चैलेंजेस को पाकिस्तान की डिजिटल प्रोग्रेस पे। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है एस्पिरेशन, जो कि नाउन है, जिसका मतलब है स्ट्रॉन्ग डिजायर और एम्बिशन टू अचीव समथिंग। एस्पिरेशन क्या होती है, मतलब आपकी ख्वाहिश। ठीक है, आपका एम्बिशन कि आप ये चीज को हासिल करना चाहते हो। एम्बिशन भी कह सकते हो, गोल भी कह सकते हो, डिजायर भी कह सकते हो, एम भी कह सकते हैं। और इसके एंटोनिम्स क्या है, इंडिफरेंस, एपैथी, डिसइंटरेस्ट। एपैथी क्यों इसने यहाँ पे यूज किया, एपैथी इसलिए इस्तेमाल किया है कि आपके अंदर कोई भी डिजायर नहीं है, कोई भी एम्बिशन नहीं है, आपके अंदर लैक ऑफ इंटरेस्ट है। आपको इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि आपको क्या हासिल करना है या क्या नहीं हासिल करना। इनडिफरेंस क्या होता है, इनडिफरेंस का मतलब होता है कि आपके अंदर लैक ऑफ कंसर्न है, लैक ऑफ मोटिवेशन है। और डिसइंटरेस्ट भी इसी शेप में आता है कि मतलब आप डिसइंटरेस्टेड हो, तो मतलब आपके अंदर पर्सनल मोटिवेशन नहीं है, ड्राइव नहीं है, जो कि डिफाइन कर सके इस एस्पिरेशन को, इस एम को, इस गोल को। अब एग्जाम्पल सेंटेंस देखें, वो कह रहा है हिज एस्पिरेशन, कहता है उसकी जो ख्वाहिश है ना, जो उसका गोल है टू बिकम अ डॉक्टर, डॉक्टर बनने का।
मोटिवेटेड हिम, उसने उसको मोटिवेट किया, पुश किया, इसलिए टू स्टडी हार्ड, ताकि वो सख्त मेहनत कर सके। अब नेक्स्ट वर्ड है माइनफील्ड। माइनफील्ड क्या है? नाउन है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसी सिचुएशन और ऐसा सब्जेक्ट, मतलब किसी टॉपिक के बारे में जो भी बात करें, फुल ऑफ हिडन डेंजर्स और डिफिकल्टीज। उसके अंदर बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हैं, बहुत ज्यादा खतरात हैं। सिनोनिम्स क्या है? हैजर्ड है, ट्रैप है, डेंजर जोन है, वो स्नेयर है। इन सब का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो चीज जिसमें बहुत ज्यादा खतरा शामिल है या बहुत मुश्किलात हैं। ठीक है, हेजर्ड चीज क्या होती है? जिसमें मुश्किलात जो हैं, जो रिस्क हैं, वो छुपे हुए होते हैं। ट्रैप में क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स होती हैं। डेंजर जोन क्या होता है? असल में वो प्लेस होती है, सिचुएशन होती है जहां पे रिस्क होते हैं। स्नेयर क्या होता है? इसका मतलब ये होता है हिडन डेंजर, छुपा हुआ खतरा। और इसके एंटोनिम्स क्या है? सेफ जोन, इजी पाथ, सिंप्लिसिटी, सर्टेनिटी। मतलब आप सर्टेन हो कि इधर कोई भी खतरा नहीं है, ये सब चीजें जो हैं बिल्कुल ठीक हैं। अब एग्जाम्पल सेंटेंस देखें, वो कह रहा है चूजिंग द राइट गिफ्ट फॉर हर बर्थडे वाज अ माइनफील्ड, कि ये जो चूज करने का काम था ना, सिलेक्ट करने का, कि ये टॉय उठाऊं, ये टॉय उठाऊं, क्या चीज उठाऊं इस बच्चे के लिए, कहता वो फुल ऑफ डेंजर से फुल ऑफ डेंजर था, फुल ऑफ डिफिकल्टीज था, क्योंकि उसको पता था अगर मैंने सही गिफ्ट अपने बच्चे के लिए सिलेक्ट नहीं किया, बच्चा जो है वो अपसेट हो जाएगा, रोने लग जाएगा, तो मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज पैदा करने लग जाएगा। मतलब यहाँ पे ये जो माइनफील्ड है ना, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि असल में माइनफील्ड है क्या चीज है। जब एडिटोरियल में आप देखेंगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा, और भी ज्यादा डिटेल में समझ आएगा कि ये माइनफील्ड असल में क्या किस चीज को रहा है। अच्छा, उसके बाद ये फ्रेज यूज हुई है टो द लाइन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू डू व्हाट यू आर ऑर्डर और एक्सपेक्टेड टू डू, कि आप वही सब करो जो आपको करने को कहा गया है। सिनोनिम्स क्या है? सिनोनिम्स है कंप्लाई। कंप्लाई में क्या होता है? आप रूल्स को फॉलो करते हो, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हो। ओबे करना, ओबे करने का मतलब क्या है? आपको जैसे ऑर्डर्स दिए गए हैं आप वैसा ही करते हो। कन्फर्म का मतलब क्या होता है? आप रूल्स और स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हो, उसके अकॉर्डिंगली ही आप एक्ट करते हो। फॉलो करने का मतलब भी यही होता है। अब इसके एंटोनिम्स देखो, रिबेल। रिबेल में आप क्या करते हो? ओपोज करते हो। ठीक है, मतलब जो रूल्स बोले गए हैं, बताए गए हैं, आप कह रहे हो मैं इसको फॉलो नहीं करूंगा। डिफाई करने का मतलब भी होता है कि आप रिफ्यूज कर दो रूल्स और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए। रेजिस्ट का मतलब भी यही होता है कि आप उस किसी भी चीज के अगेंस्ट काम करना स्टार्ट कर दो। डिसोबे का मतलब भी यही होता है नॉट टू फॉलो रूल्स और ऑर्डर्स। अब ये एग्जाम्पल सेंटेंस देखो, कहता है ही ऑलवेज टोज द लाइन्स, कहता वो हमेशा ऑर्डर्स को फॉलो करता है व्हेन इट कम्स टू कंपनी पॉलिसीज, कि जब भी कंपनी पॉलिसीज की बात आती है तो जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, जो ऑर्डर्स हैं, वो हमेशा उनको फॉलो करता है। कंसीडरिंग, कहता कंसीडर करते हुए, ध्यान में रखते हुए, किसको? एक्सटेंसिव डैमेज को, एक ऐसे डैमेज को जो बहुत बड़ा है, जो बहुत एक्सटेंसिव है, जो वाइड स्प्रेड है। कहता इट हैज ऑलरेडी रॉट, जो इसने ऑलरेडी कर दिया है। किसके लिए पैदा किया है? टू पाकिस्तान डिजिटल एस्पिरेशंस, पाकिस्तान की डिजिटल एस्पिरेशन के लिए। एस्पिरेशंस का मतलब अभी हमने देखा था ना, एम और गोल। तो किसी भी कंट्री की जो डिजिटल एस्पिरेशन होती हैं वो क्या होती हैं? डिजिटल गोल्स क्या होते हैं? वो यही चाहता है कि उसकी जो इंटरनेट एक्सेस है वो एक्सपैंड कर जाए, डिजिटल सर्विसेज बेहतर हो, टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन हो, इनोवेशन आए टेक्नोलॉजी के जरिए। तो ये जो सब चीजें हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी जो है वो डैमेज हो चुका है। वन वुड हैव एक्सपेक्टेड, कहता किसी ने भी ये सोचा था। क्या सोचा था? दिस गवर्नमेंट, कि ये वाली जो गवर्नमेंट है, टू हैव पिक्ड अप, कि ये ले चुकी होगी किसको? अ फ्यू लेसन्स, कुछ लेसन्स को, अलोंग द वे ड्यूरिंग द प्रोसेस, मतलब ये सारे के सारे प्रोसेस के दौरान। अब वो असल में क्या कह रहा है? वो ये बात कह रहा है, कहता इस हार्म के बावजूद, जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान की डिजिटल गोल्स पे हो चुका है, कहता है इसके बावजूद ऐसा दिखाई देता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो कुछ भी नहीं सीखी। नोट सो इट सीम्स, मतलब कुछ भी नहीं ऐसा हुआ, इट सीम्स दिखाई देता है। तो अब इसको देखें, तो रोड क्या होता है? अभी हम पीछे देख चुके हैं कि रोड क्या होता है, एस्पिरेशंस भी देख चुके हैं। वन वुड हैव, यहाँ पे वुड लगा हुआ है, उसके साथ क्या है? हैव है, उसके बाद क्या है? V3। इसका मतलब ये है कि कोई भी इंसान जो है वो ये सोच रहा है कि माजी में ऐसा काम हो चुका होगा, लेकिन ऐसा काम नहीं हुआ।
मतलब एक रिग्रेट को शो कर रहा है कि माजी में ऐसा काम हो जाना चाहिए था लेकिन वो नहीं हुआ। यहाँ पे टू हैव, उसके बाद क्या लगा हुआ है, वी थ्री, मतलब परफेक्ट इंफिनिटिव की बात कर रहा है कि ऐसा लग रहा है कि ये जो गवर्नमेंट है ये वाला काम कर चुकी होगी। आफ यू का मतलब होता है कुछ लेसन्स, मतलब वो वाले लेसन्स जो कुछ हो, मतलब आफ यू मतलब पॉजिटिव सेंस में आता है और फ्यू जो है नेगेटिव सेंस में आता है। अलोंग द वे का मतलब क्या होता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द प्रोसेस। द लेटेस्ट ब्राइट आइडिया कहता जो हालिया सबसे ताजा तरीन जो आइडिया है ना फ्रॉम इट्स पॉलिसी मेकर्स, इसकी पॉलिसी मेकर से, इस वो ये है कि टू टर्न, वो तब्दील कर देंगे किसको, डिजिटल इकोसिस्टम को, इसमें इवन मोर ऑफ अ माइनफील्ड, कि वो जो डिजिटल इकोसिस्टम का मतलब क्या है, इंटरनेट हो गया, एप्स हो गई, वेबसाइट्स हो गई, तो इन सबको किस में बदल दिया जाएगा, एक डेंजर जोन में। कहता विद फ्रेश लॉज, ताजा तरीन लॉज के साथ, कौन से लॉज, कहता दैट कैन, कहता जो कि कर सकते हैं, बट वेरी लाइकली, इसका मतलब है बहुत चांसेस हैं कि वो ऐसा करेंगे, विल बी वेपनाइज्ड, वो हथियार के तौर पर इसको इस्तेमाल करेंगे, किसके खिलाफ, अगेंस्ट लगा के बता रहा है, एनी सिटीजन, किसी भी शहरी के खिलाफ। कौन सा शहरी, कहता हु रिफ्यूजेस, जो कि इनकार कर देता है, टू टो स्टेट सेटलाइंस, कि वो हुकूमत की जो भी बात है, जो भी रूल्स हैं, जो भी रेगुलेशंस हैं, उसको मानने से इनकार कर देता है। अब इसको जोड़े, वो असल में सब में यही बात कर रहा है, जो गवर्नमेंट का नया प्लान है ना, कि बना देना डिजिटल स्पेस को बहुत ज्यादा डेंजरस नए लॉज के साथ, कहता है जो कि इजीली इस्तेमाल किए जा सकते हैं उन लोगों के खिलाफ जो कि रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये वाला पूरे का पूरा सेंटेंस बना हुआ है। अब आइडिया हमारा सब्जेक्ट है, इज उसकी वर्ब है। ठीक है, अब ये जो दैट है ये हमारा सब्जेक्ट है जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है, जो किसके लिए आया है, इस लॉज के लिए आया है। इसकी जो वर्ब है, जो इसका हेल्पिंग वर्ब है वो ये पड़ा हुआ है, और उसकी जो सेकंड हेल्पिंग वर्ब है वो ये पड़ी हुई है, और ये इसका वर्ब है। अब हु जो है वो किसके लिए आया, सिटीजन के लिए आया है। रिफ्यूजेस इसकी वर्ब है। टू टो स्टेट सेट लाइन्स जो है हमने अभी पीछे डिस्कस किया था, इसका मतलब क्या होता है, मतलब रूल्स को फॉलो करना, स्ट्रिक्ट लॉस को फॉलो करना। तो हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ड जो है वो चेक कर लें, उसके बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ को रीड करेंगे। क्रैकडाउन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सख्त कार्रवाई करना। टेक स्ट्रॉन्ग और सिवियर एक्शन टू स्टॉप समथिंग यूजुअली इलीगल और अनडिजायरेबल, मतलब शिकंजा कसना, मतलब ऐसी चीज को खत्म करना जो कि इलीगल हो और अनडिजायरेबल हो। तो सिनोनिम्स क्या है इसके, इसका मतलब है सप्रेस करना। सप्रेस करने का मतलब क्या होता है, किसी इलीगल एक्टिविटी को रोकना, ठीक है, और जबरदस्ती रोकना। रेन इन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कंट्रोल करना या किसी चीज को लिमिट करना। कोई बैड बिहेवियर हो सकता है, कोई भी चीज जो कि खराबी पैदा करे। उसके बाद कर्ब है, कंट्रोल है, इन सब का भी मतलब यही है कि किसी चीज को जो कि नुकसान पैदा करे, जो कि खराबी पैदा करे, उसको कर्ब कर देना, उसको कंट्रोल कर देना, सप्रेस कर देना। और उसके एंटोनिम्स क्या है, अलाउ करना, इंकरेज करना, टॉलरेट करना, मतलब आपको इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा कि वो चीज हो रही है, आप उसको टॉलरेट कर रहे हो, आप उसको इंकरेज कर रहे हो कि अगर ये बैड थिंग हुई है तो वो फिर होती रहे, होती रहे, होती रहे। अब इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखो, कह रहा था गवर्नमेंट डिसाइडेड, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, टू क्रैक डाउन, कि वो क्या करेंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे, वो सख्त एक्शन लेगी, किसके ऊपर, ऑन इलीगल ट्रेडिंग, इलीगल ट्रेडिंग पे। क्यों लेगी, टू प्रोटेक्ट, ताकि हिफाजत कर सके किसकी, अपनी इकोनॉमी की। अब नेक्स्ट वर्ड है नोटोरियस। नोटोरियस क्या है, एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है, देखो एक होता है फेमस, ठीक है, एक होता है नोटोरियस। मशहूर दोनों ही पर्सन होते हैं, लेकिन फर्क क्या है, जो फेमस होता है वो किसी अच्छी चीज के लिए होता है, और जो नोटोरियस होता है वो मशहूर तो होता है लेकिन किसी खराब चीज के लिए। ठीक है, सिनोनिम्स क्या है इसके, इसके सिनोनिम्स है इनफेमस, स्कैंडलस, वो पर्सन जिसका कोई स्कैंडल हो, डिसरिप्यूटेबल, कोई मुआशरे में उसकी कोई इज्जत ना हो, कोई रेप्यूटेशन ना हो, रीनाउंड हो लेकिन बैड वे में, जाना चाहता हो लेकिन बैड वे में, गलत वे में, कोई खराब चीज को लेकर, कोई खराब एक्टिविटी को लेकर। एंटोनिम्स कौन से हैं, फेमस है, ऑनरेबल है, उसकी इज्जत है, रेप्यूटेबल है, रिस्पेक्टेबल है।
एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखें। कहता द नोटोरियस क्रिमिनल, कहता वो वाला क्रिमिनल जो कि नोटोरियस है, जो कि बदनाम है, किस लिए वॉज फाइनली कैप्चर्ड, कहता उसको कैप्चर कर लिया गया, पकड़ लिया गया आफ्टर 5 years ऑफ इवेटिंग द लॉ। 5 साल जो वो बच रहा था ना लॉ से, अब उस नोटोरियस क्रिमिनल को फाइनली कर लिया गया। तो आई होप कि अब समझ आ गई होगी कि नोटोरियस क्या है और फेमस क्या है। ये बदनाम शख्स है और फेमस वो पर्सन है जो किसी अच्छी चीज को लेकर मशहूर है। इसके बाद हमारा वर्ड है कंप्लाई। कंप्लाई जो है वर्ब है, इसका मतलब होता है टू एक्ट अकॉर्डिंग टू अ रिक्वेस्ट, रूल और कमांड। मतलब जैसी आपको हुक्म दिया गया है ना, आपने वैसे ही एक्ट करना। तो इसके सिनोनिम्स क्या है? ओबे करना। ओबे करने का मतलब भी ये है कि आपको जो रूल्स बताए गए हैं आप उसको फॉलो करें। फॉलो करने का मतलब भी यही है। कॉन्फॉर्म, कॉन्फॉर्म का मतलब क्या है कि रूल्स के अकॉर्डिंग काम करना। एग्री करने का भी मतलब यही है कि आपको जो भी चीज बताई गई है आप उसको अग्री करो, उसको एक्सेप्ट करो, उस पे यस बोलो। और एंटोनिम्स क्या है इसके? इसका मतलब होता है डिसोबे करना, रेजिस्ट करना। आप जो है वो रेजिस्टेंस शो करो किसी काम को लेकर के, नहीं मैं नहीं करूंगा। डिफाई करना, आप मैं इन रूल्स को फॉलो नहीं करूंगा। रिजेक्ट करना, मैं इनको ठुकरा दूंगा। मतलब जो भी चीज आपको बताई गई है, जो सेट ऑफ रूल्स आपको बताए गए हैं, आप उसमें से किसी चीज को भी फॉलो नहीं कर रहे। ये उसके एंटोनिम्स हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस देखें। द कंपनी मस्ट कंप्लाई, कंपनी को लाजमी फॉलो करना चाहिए विद ऑल सेफ्टी रेगुलेशन, सारे के सारे सेफ्टी रेगुलेशंस को, सेफ्टी से रिलेटेड जितने भी कवानीन है उन सबको फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट देखो, कह रहा है कि द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स अमेंडमेंट बिल, कहता है ये वाला जो बिल है, कौन सा बिल? कहता पास्ड बाय, जिसको मंजूर किया गया है नेशनल असेंबली के जरिए। कब? ऑन थर्सडे, जुमेरात वाले दिन। कहता सीम्स, दिखाई देता है, क्या? एम्ड एट, उसका मकसद है क्या करना? प्रोवाइडिंग न्यू मीन्स, प्रोवाइड करना, मुहैया करना नए तरीकों को। अच्छा, किसको प्रोवाइड करना है? टू लगा के बता रहा है स्टेट अथॉरिटीज को। अच्छा, किस लिए? फॉर क्रैकिंग डाउन, ताकि वो शिकंजा कस सके किसके ऊपर? ऑन वेरियस डिजिटल प्लेटफॉर्म, बहुत सारे मुख्तलिफ जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर शिकंजा कस सके। एंड द मिस चीफ मेकर्स, और वो वाले जो लोग जो ट्रबल मेकर्स हैं, जो मसले खड़े करने वाले हैं, हु यूज देम, जो कि इसको इस्तेमाल करते हैं। तो अब वो ये बता रहा है कि ये जो नया कानून है ना जिसको पास किया गया है जुमेरात वाले दिन, कहता है ये देता है अथॉरिटीज को बहुत सारे वेज, बहुत सारे तरीके, ताकि वो कंट्रोल कर सकें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को और पनिश कर सकें उन लोगों को जिनको ये लेबल करते हैं मिसचीफ मेकर्स, कि ये ट्रबल मेकर्स हैं। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और इसकी वर्ब जो है ये पड़ी हुई है। ये वाला जो बिल है ये सीम्स दिखाई देता है। ठीक है, क्रैकडाउन जो है हमने पीछे भी देख लिया। और फिर उसके बाद ये है हु, जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है और यूज उसकी वर्ब है। हु किसके लिए आया है? मिसचीफ मेकर्स के लिए आया है। मतलब क्या है? असल में ये इन लोगों को कैसे पकड़ रहे हैं, क्या चीज कह के पकड़ रहे हैं? वो उनको ये लेबल लगा रहे हैं। वो ये बात कर रहे हैं कि ये सारे के सारे मिसचीफ मेकर्स हैं, ये ट्रबल मेकर्स हैं, ये वो लोग हैं जो मसले खड़े करने वाले हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। द अमेंडमेंट सी, कहता है जो अमेंडमेंट है वो चाहती है क्या? वो जेल, कि जेल में डाल दे किसको? दोस्त, उन लोगों को। कौन? हु स्प्रेड डिस इन्फॉर्मेशन, जो कि गलत इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करते हैं। अच्छा, कितने अरसे के लिए जेल में डालना है? वो 4 लगा के बता रहे हैं, फॉर 3 years, 3 सालों के लिए। कहता है रिप्लेस, और क्या चाहते हैं? रिप्लेस कर दे किसको? FIA's नोटोरियस साइबर क्राइम विंग, इस विंग को रिप्लेस कर दे किससे? विद लगा के बता रहा है ब्रांड न्यू इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इस एजेंसी से। एंड इस्टेब्लिश, बनाएं किसको? न्यू अथॉरिटी को। किसके साथ? कहता है विद द पावर, ताकत के साथ। कौन सी ताकत? कहता है टू पार्शली और फुली ब्लॉक, जो कि आधा या मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दे किसको? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को। कौन से प्लेटफॉर्म्स? कहता है दैट डू नॉट कंप्लाई, जो कि फॉलोज नहीं करते रूल्स को और रेगुलेशंस को। असल में यहाँ पे इसने 3 बातें की हैं। पहली बात उसने क्या की है? उसने कहा कि जेल में डाल दो 3 साल के लिए उन लोगों को जो कि गलत इंफॉर्मेशन को फैलाते हैं, ये जो ऊपर इसने बात की है। सेकंड बात जो इसने की है वो ये है कि जो FIA साइबर क्राइम था ना,
ये जो विंग है, ये जो चीज है, इसको रिप्लेस कर दें इस चीज के साथ। ये इसने दूसरी बात की है। थर्ड चीज उसने क्या बात की है, उसने कहा है कि जो भी नई अथॉरिटी है उसको ये अलाउ किया जाएगा, उसको ये पावर दी जाएगी कि वो ब्लॉक कर सके सोशल मीडिया को अगर वो फॉलो नहीं करता रूल्स को। तो ये तीन बातें जो हैं इसमें इंक्लूड हो गई हैं। तो सीख क्या हुआ, सीख का मतलब ये होता है कि कोशिश करना या इरादा रखना। अब ये हमारा सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। और ये जो अमेंडमेंट है ये क्या चाहती है, वो ये चाहती है ये वाली बात, वो ये वाली बात चाहती है, और तीसरी बात वो क्या चाहती है, वो ये चाहती है। अब इन सब के साथ टू आना है, ठीक है। अब टू जो है वो इसके साथ भी लग रहा है, कॉमे के बाद इसके साथ भी लग रहा है, फिर एंड है, फिर इसके साथ भी लग रहा है। तो बजाय इसके कि वो यहाँ पे भी टू लगाए, यहाँ पे भी टू लगाए, और यहाँ पे भी टू लगाए, तो उसने क्या किया है, एक ही टू लगा के अपनी सारी की सारी बात मेंशन कर दी है। ठीक हो गया। टू जेल, टू रिप्लेस एंड टू स्टैब्लिश, ये इस तरह से बना है। और दैट किसके लिए आया, इस प्लेटफॉर्म के लिए आया। प्लेटफॉर्म्स जो थे यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, ठीक है। प्लूरल होने की वजह से हमने यहाँ पे डू लगाया है। उसके बाद हमारा वर्ड है डिसेंट, वो क्या है, नाउन है। इसका मतलब क्या है, द एक्सप्रेशन ऑफ डिसएग्रीमेंट और ओपोजिशन टू एन ओपिनियन, डिसीजन और बिलीफ। मतलब वो पर्सन जो कि मुखालफत करने वाला है। सिनोनिम्स क्या है, डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट का मतलब क्या है, जब अग्रीमेंट की कमी हो, मतलब डिफरेंसेस आए ओपिनियंस में, मतलब इख्तलाफ आए। प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है, प्रोटेस्ट का मतलब भी यही होता है, लेकिन ये पब्लिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें आप सब लोगों को खड़े होकर कहते हो कि हमें आपकी इस बात से एतराज है। डिसअप्रूवल क्या होता है, इसका मतलब होता है मंजूरी ना देना किसी भी बात को, आपका जो ओपिनियन है हम उसको मंजूर नहीं कर रहे, हम उसको अप्रूव नहीं कर रहे। ओपोजिशन का भी मतलब होता है मुखालफत। और इसके एंटोनिम्स क्या है, अग्रीमेंट, कॉन्सेंट। कॉन्सेंट का मतलब भी यही होता है इजाजत देना, अप्रूवल, हार्मनी। अब ये देखें, हिज डिसेंट फ्रॉम द कमेटीज डिसीजन, उसका जो मुखालफत थी ना उसकी किससे, कमेटी के डिसीजन से, लेट टू, उसको लेकर चली गई अ हीटेड डिबेट, उस डिबेट की तरफ, उस बहस की तरफ जो कि बहुत हीटेड थी। मतलब जहां पे, यहाँ पे भी एक पर्सन है, यहाँ पे भी जो पर्सन है, इनके दरमियान में काफी गर्मा गर्मी हुई, काफी बहस हुई। उसके बाद जो वर्ड है वो है कंटेम्प, ये वर्ब है, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसको आप नोट डाउन कर लिए। इसका मतलब होता है मुजम्मत करना, टू से समथिंग इज रॉन्ग और बैड इन अ स्ट्रॉन्ग वे। इसके सिनोनिम्स क्या है, इसका मतलब होता है डिनाउंस करना। डिनाउंस क्या चीज होती है, पब्लिकली आप सबके सामने कह रहे हो कि ये चीज गलत है, ये चीज एवल है। क्रिटिसाइज करना भी वही है, तनकीद करना। सेंशर करने का मतलब भी यही है, जिसमें आप एक्सप्रेस करते हो फॉर्मल डिसअप्रूवल। उसके बाद रिब्यूक है, रिब्यूक का मतलब है मुलामत करना। और इसके एंटोनिम्स क्या है, अप्रूव करना, प्रेस करना, इंडोर्स करना, सपोर्ट करना। अब आप किसी चीज को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, आप सब चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हो, प्रूव कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो उसको। अब उसके बाद ये एग्जाम्पल सेंटेंस देखें, वो कह रहा है कम्युनिटी कंटेम्प्ट, कम्युनिटी जो थी उसने कंटेम्प्ट किया, उन्होंने क्रिटिसाइज किया किस चीज को, द एक्ट, एक अमल को। कौन सा अमल था, मेंटलिज्म। मेंटलिज्म क्या होती है, तोड़ फोड़। किधर हुई थी, इन द पार्क में। उसके बाद वो कह रहा पीका, कब से, कॉमा, कहता सिंस इट्स इंट्रोडक्शन इन 2016, मतलब 2016 में ये जब से आया है। हैज बीन वाइडली क्रिटिसाइज, तब से इस पे तनकीद हुई है। किस तरह से, एज अ ब्लैक लॉ, ये क्या है, ब्लैक लॉ है। क्रिएटेड कहता है जिसको बनाया गया है, मेनली खास तौर पे, टू पनिश, सजा देने के लिए, डिसेंट को, उन लोगों को जो कि इख्तलाफ रखते हैं हुकूमत के ओपिनियन से। ब्लैक लॉ क्या होता है, ब्लैक लॉ का मतलब होता है एक ऐसा कानून जो बिल्कुल अनफेयर है, जो हार्मफुल है, ठीक है, जो लोगों को कंट्रोल करता है, उनके हकूक कंट्रोल करता है। तो इस तरह से वो बात करता है कि 2016 से जो पीका है ना उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म देखने को मिली है, बहुत ज्यादा तनकीद देखने को मिली है कि ये बिल्कुल जो है हार्श लॉ है, जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है खत्म करने के लिए, दबाने के लिए ओपोजिंग वॉइसेस को। तो डिसेंट वही होता है ना पर्सन जो इख्तलाफ रखता है। अब पीका हमारा सब्जेक्ट है, ये जो है हमारी वर्ब है। हैज के बाद वी3 लगा हुआ है और उसके दरमियान में बीन आया हुआ है, जिसका मतलब है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब वो कह रहा है इन द 8 years, 8 सालों में, सिंस इट
इट्स इनैक्टमेंट कहता जब से ये लागू हुआ है। इट हैज बीन यूज कहता है इसको इस्तेमाल किया गया है एक्सटेंसिवली बड़े पैमाने पर अगेंस्ट पॉलिटिशियंस पॉलिटिशियंस के खिलाफ जर्नलिस्ट राइटर एक्टिविस्ट एंड इवन ऑर्डिनरी पॉलिटिकल वर्कर्स इन सब के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। क्यों कहता है टू इम्प्रेस द माइंड मतलब ताकत दिखा सके किसकी कहता पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की। अच्छा किसको दिखानी है टू दोज उन लोगों की हु डेयर जो कि हिम्मत रखते हैं टू चैलेंज इट इसको चैलेंज करने की। अब वो क्या बात कर रहा है वो ये बात कर रहा है कि 8 साल से जो पीका है उसको इस्तेमाल किया गया है इन लोगों के खिलाफ ताकि दूसरों को दिखा सकें अथॉरिटीज की पावर। तो इम्प्रेस द माइट का मतलब यहाँ पे क्या है ये समझ लें ताकत दिखाना। इस्टेब्लिशमेंट का यहाँ पे मतलब क्या है हुकूमती सिस्टम या ताकतवर लोग। तो अब इसमें ये हमारा सब्जेक्ट है हैज बीन यूज्ड। हैज बी की थ्री इससे मतलब पता चला मुझे ये परफेक्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है। बीन से मुझे पता चला कि प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। और उसके बाद ये हमारा सब्जेक्ट है ये इसकी वर्ब है। इट हैज कंटेम्प्ट कहता है इसने क्रिटिसाइज किया है दोस्त उन लोगों को इट हैज टच टू इंकर इमेंस पर्सनल प्रोफेशनल साइकोलॉजिकल कॉस्ट। येट कहता फिर भी नोट अ सिंगल मीनिंगफुल स्टेप लेकिन कहता कोई भी खास स्टेप जो है हैज बीन टेकन वो नहीं लिया गया टू एड्रेस डील करने के लिए और इवन लिमिट रोकने के लिए इट्स अब्यूज इसकी अब्यूज को। अब मैं ये आपको समझाती हूँ ये असल में बात क्या कर रहा है। कहता कि ये जो लॉ है ये जो कानून है इसने बहुत ज्यादा पर्सनल वर्क रिलेटेड और मेंटल लेवल तक बहुत हार्म किया है। कहता उन लोगों को जिन जिन पे ये ट्रस्ट हुआ है जिन जिन को इसने अफेक्ट किया है। लेकिन कहता फिर भी कोई भी सीरियस एफर्ट्स जो हैं वो नहीं ली गई ताकि वो फिक्स कर सकें या रिड्यूस कर सकें या लिमिट कर सकें कम कर सकें इसके मिस यूज को। तो ये इस तरह से असल में ये सेंटेंस बना हुआ है। अब ये सब्जेक्ट है हैज कंटेम्प्ट इसकी ये हेल्पिंग वर्ब है ये मेन वर्ब है। फिर ये इट है उसके बाद हैज टच्ड उसके बाद ये सब्जेक्ट है उसके बाद हैज बीन टेकन मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बना हुआ है। असल में इस लाइन को ना आप इस तरह से समझ लो कि वो लोग जिन जिन के लोगों के ऊपर ये कानून के अंदर एक्शन लिए गए ना उन सब के ऊपर इसने बहुत ज्यादा सीरियस हार्म किया बहुत सीरियस नुकसान पहुंचाया। और नुकसान खाली ये एक नहीं था पर्सनल भी था प्रोफेशनल भी था साइकोलॉजिकल भी था। लेकिन फिर भी कुछ कोई स्टेप नहीं लिया गया ताकि वो इसकी अब्यूज को कम कर सके। कहता इंडीड बेशक द कंट्री की थ्री पॉलिटिकल पार्टीज कहता कंट्री की जो तीन बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है ना हैव ईच कंट्रीब्यूटेड कहता हर एक ने एक एक की बात कर रहा है इसलिए इसने यहाँ पे ईच लगाया है। कहता हर एक ने कंट्रीब्यूट किया है हर एक ने अपना हिस्सा डाला है किस चीज में टू ईदर इम्प्लीमेंटिंग या तो लागू करने में और ऑगमेंटिंग या इसको बढ़ाने में इसको पीका को। क्यों किस लिए टू मेक इट इवन मोर डेंजरस ताकि ये और खतरनाक बन जाए देन पहले से मतलब देन इट शुड हैपन जितना ये होना चाहिए था उससे भी ज्यादा इसको खतरनाक बना देने में इन सब ने अपना अपना हिस्सा अपना अपना किरदार अदा किया। अब ये हमारा सब्जेक्ट है ये हैव कंट्रीब्यूटेड इसकी वर्ब है। कंट्रीब्यूटेड के बाद क्या है टू इसके बाद मैंने बताया था कि आपको इम्प्लीमेंट नहीं लगाओगे इम्प्लीमेंटिंग लगाओगे ऑगमेंट नहीं लगाओगे ऑगमेंटिंग ही लगाओगे क्योंकि कंट्रीब्यूट जो है वो अपने बाद जेरंड को लेता है। जेरंड क्या होता है V1 में प्लस आईएनजी फॉर्म। तो इसलिए यहाँ पे इम्प्लीमेंट की जगह पे क्या यूज हुआ है इम्प्लीमेंटिंग और इधर भी आईएनजी वाली फॉर्म ही यूज हुई है। उसके बाद उसने यूज किया शुड हैव बीन। देखो एक होता है शुड हैव बीन और एक होता है कुड हैव बीन एक होता है वुड हैव बीन। ठीक है इसका मतलब क्या है जो होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। कुड हैव बीन मतलब जो मुमकिन था लेकिन नहीं हुआ। वुड हैव बीन मतलब अगर कोई कंडीशन या कोई शर्त पूरी होती तो ये वाली चीज जो है वो हो सकती थी लेकिन नहीं हुई। तो ये इस तरह से इसका थोड़ा सा आप ना इंट्रोडक्शन जो है देख लें यहाँ पे। अब उसके बाद है फिक्सेशन ये नाउन है। ठीक है फिक्स क्या होता है एक चीज जो बिल्कुल
अपनी जगह पे हो। यहाँ पे फिक्सेशन का मतलब ये समझ लो कि एक चीज है जो आपके दिमाग पर तारी हो चुकी है। आप उसको लेकर बिल्कुल ऑब्सेस हो चुके हुए हो। मतलब आपको ये चीज चाहिए ही चाहिए। मतलब कोई ख्याल जो है वो आपके ज़हन पर मुसल्लत हो चुका हुआ है, तो उसको बोलते हैं फिक्सेशन। एन इंटेंस ऑफन अनहेल्दी फोकस ऑन समथिंग। तो ये कोई गुड चीज नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव सेंस में यूज हो रहा है। तो ऑब्सेशन इसके सिनोनिम है। ऑब्सेशन क्या होता है? जब आप किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हो, ठीक है, लेकिन ये अनहेल्दी वे की बात कर रहा है। प्री ऑक्यूपेशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बहुत ज्यादा किसी चीज पे बिल्कुल, वो जिसको कहते हैं ना फोकस्ड हो जाना, किसी चीज में बुरी तरह से उलझ जाना। फोकस का मतलब यही होता है, तवज्जो देना। अटैचमेंट का भी मतलब यही होता है, आप किसी को चीज को लेकर उसके साथ बिल्कुल अटैच हो चुके हुए हो। एंटोनिम्स क्या है? इंडिफरेंस, डिसइंटरेस्ट, अटैचमेंट। डिटैचमेंट मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज को लेकर। मतलब वो चीज है नहीं है, आप बिल्कुल इनडिफरेंस शो कर रहे हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको सेंटेंस को देखो, कहता है हर फिक्सेशन, कहता उसकी जो फिक्सेशन है ना, जो बिल्कुल ऑब्सेशन हुई हुई है उन मीनिंग मैड, उन विनिंग जीतने पर, मेड हर फॉरगेट, उसने उसको मजबूर कर दिया कि वो भूल जाए क्या, टू एंजॉय द गेम। मतलब उसको गेम से कोई लेना देना नहीं है, उसकी नजर जो है सिर्फ इस चीज पे है कि मैंने ये चीज विन करनी है। ठीक है, चाहे वो लोगों के साथ लोगों को मिसट्रीट कर रही है, रास्ते में लोगों को इग्नोर कर रही है, गेम में किसी को धक्का दे रही है, किसी को कुछ कर रही है, लेकिन उसकी नजर सिर्फ है इस चीज के ऊपर। मतलब कुछ ज्यादा ही ऑब्सेशन शो कर रही है। उसके बाद जो वर्ड वर्ड है हमारे पास वो है इंडिकेटिव। ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है? शोइंग और सजेस्टिंग समथिंग, किसी चीज को शो करना। सर्विंग एज अ साइन और इंडिकेशन, कि ये जो चीज है किसी चीज की इंडिकेशन है, किसी चीज का साइन है, कैसी चीज आगे होने वाली है। सिनोनिम्स क्या है? सुजेस्टिव। सुजेस्टिव क्या चीज होती है? वो चीज जो कि आपको आइडिया या हिंट देती है किसी चीज के बारे में, क्लू देती है। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है? वो भी आप यही समझ लें कि वो चीज जो आपको शो करती है, एक्सप्रेस करती है किसी चीज को क्लियरली कि कुछ होने वाला है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना शुरू कर देगा कि ऐसी चीज होने वाली है। तो इसके जो एंटोनिम्स हैं वो है अनरिवीलिंग, वो चीज जो रिवील नहीं कर रही, जो छुपी हुई है। कंसीलिंग, ऑब्सक्यूर, धुंधली है। हिडन का मतलब होता है छुपी हुई है। हिज नर्वसनेस, कहता वो जो नर्वसनेस थी ना उसकी, वॉज इंडिकेटिव, वो निशानी थी किसकी? ऑफ हिज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, के उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। फ्राइवलस, ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है लैकिंग सीरियसनेस और इम्पोर्टेंस, सिली और नॉट नीडेड। मतलब फजूल चीज, बिल्कुल बोंगी चीज, उसके लिए यूज होता है। ट्राइवियल भी कह सकते हो, अनइम्पोर्टेंट भी कह सकते हो, लाइट हार्टेड भी कह सकते हो, पैटी भी कह सकते हो। और इसके एंटोनिम्स क्या हैं? सीरियस, इंपॉर्टेंट, मीनिंगफुल, सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल सेंटेंस देखो, कहता द जज डिसमिस द लॉ सूट, जो जज था उसने पूरा वो जो केस था उसको डिसमिस कर दिया। कॉलिंग इट फ्राइवलस क्लेम, कि ये जितने भी क्लेम्स कर रहा है ये सारे के सारे बिल्कुल वो हैं, ट्राइवियल हैं, बिल्कुल भी अनइम्पोर्टेंट हैं, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद हमारा वर्ड है रिट्रेंच। ये वर्ब है। इसका मतलब होता है टू रिड्यूस और कट बैक ऑन समथिंग, किसी चीज को काट देना, कम कर देना, रिड्यूस कर देना। टिपिकली कहता खास तौर पर एक्सपेंसेस हो सकते हैं, स्टाफ हो सकता है, ड्यू टू इकोनॉमिक रीजंस। मतलब आप जो है किसी चीज को कम कर दो, रिड्यूस कर दो, कट बैक कर दो। और ज्यादातर अगर ये देखा जाए तो ये वर्ड किस में यूज होता है? एक्सपेंसेस को कम करने में, स्टाफ को कम करने में। क्यों? क्योंकि आपके पास जो है इतने भी पैसे नहीं है, कोई पैसों की कमी की वजह से। सिनोनिम्स क्या है? कट करना, रिड्यूस करना, ट्रिम कर देना, लिमिट कर देना। एंटोनिम्स क्या है? इंक्रीज कर देना, एक्सपैंड कर देना, एनहेंस कर देना, बूस्ट कर देना, ज्यादा कर देना। और रिट्रेंच का मतलब क्या है? कम कर देना, यूं कांट छांट कर देना। और एग्जाम्पल सेंटेंस, द कंपनी हैड टू रीट्रेंच इट्स वर्कफोर्स, कंपनी को अपनी वर्कफोर्स जो है, अपने जो एम्प्लॉयज है उसको कम करना पड़ा था। क्यों? आफ्टर फेसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, कि उसको पैसों की डिफिकल्टीज हुई थी, पैसे कुछ कम हो गए जिसकी वजह से उसने जो अपने एम्प्लॉयज थे, जो अपनी वर्कफोर्स थी, उसको क्या कर दिया? कट बैक कर दिया, उसको ट्रिम कर दिया। मतलब उसको उसने कहा कि ये वाले लोग जो हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इनको मैं निकाल देता हूँ और बाकी वर्कफोर्स को लेकर चलता हूँ। के बाद नेक्स्ट वर्ड है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट क्या है? एडजेक्टिव है। पार्ट ऑफ स्पीच इसका क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच भी इनके देखते जाया करें साथ साथ।
कहता समथिंग एक्सट्रीमली बैड, वो चीज जो बिल्कुल खराब है, लैकिंग इन वैल्यू। अगर तो कोई वैल्यूज होती है ना, देखो हम पर्सन है, हमारी अपनी कुछ वैल्यूज हैं, तो ये उस चीज की बात कर रहा है, ये एडजेक्टिव है, ये किसी भी नाम की, किसी शख्स की, किसी चीज की ये क्वालिटी को बताएगा, ठीक है। अगर उसके अंदर वैल्यूज नहीं है तो वो पर्सन जो है, मतलब ये समझ लो वो पर्सन करप्ट साइड पे है, ठीक है। अब इसके सिनोनिम्स क्या है? कंप्लीट, उटर मतलब बिल्कुल, एक्सट्रीम एक्सट्रीम लेवल को शो करा, टोटल मुकम्मल तौर पर, एक्सट्रीम सिवियर, इस तरह का वो बैड है, या इस तरह की उसके अंदर वैल्यूज की कमी है। सेंटेंस क्या है इसका? द रेफ्यूजीज वर लिविंग, जो रेफ्यूजीज थे वो रह रहे थे एब्जेक्ट पॉवर्टी में, मतलब बहुत ज्यादा पॉवर्टी में, एक्सट्रीम पॉवर्टी में, एक्सट्रीम गुर्बत में, विद नो एक्सेस, उनके पास कोई रसाई नहीं थी बेसिक नीड्स की। तो इसके जो डायरेक्ट एंटोनिम्स हैं वो कोई खास नहीं है, बस आप ये समझ लें कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये बात करता है किसी भी चीज के एक्सट्रीमली होने को, ठीक है, किसी भी चीज के एक्सट्रीम होने को। अब वो कह रहा है द लॉज अपेरेंट फिक्सेशन, कहता है जो कानून है ना उसकी अपेरेंट फिक्सेशन है, उसकी ऑब्सेशन है, किसी चीज को लेकर वो बहुत सीरियस हुआ है। और ये जो सीरियसनेस है ना, ये नेगेटिव सेंस की बात कर रहा है, कोई अच्छी सीरियसनेस की बात नहीं कर रहा। कहता है ये जो इसकी ऑब्सेशन है ना, विद लगा के बता रहा है किसके साथ, क्रिटिसिज्म के साथ, तनकीद के साथ। अच्छा किसकी तनकीद? कहता स्टेट इंस्टीट्यूशन, मतलब जो हुकूमत है उसकी, एंड देयर फंक्शनरीज, मतलब फंक्शनरीज में कौन आते हैं? वर्कर्स आते हैं, ऑफिशियल्स आते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। कहता इस इंडिकेटिव, ये निशानी है, ये जो इसकी फिक्सेशन है ना, ये जो बिल्कुल पागल हो गया हुआ है तनकीद को लेकर, कहता है ये एक निशानी है, एक साइन है, किस चीज का? ऑफ द सिंपल फैक्ट, एक सादा सी हकीकत का, दैट ये कि द इंटरेस्ट, कहता वो जो इंटरेस्ट है ना, जो फायदे हैं, कहता इट सीक्स, ये चाहता है, टू प्रोटेक्ट, हिफाजत करने के लिए, कहता आर नॉट पब्लिक, कहता ये जो इंटरेस्ट है ना, जो उसके, क्या आप ये समझ ले जो बेनिफिट्स हैं वो पब्लिक नहीं है और ना ही नेशनल इंटरेस्ट हैं, बट लेकिन वो क्या है? वेस्टेड इंटरेस्ट है, मतलब उनके जाती मुफादात हैं, ऑफ द कंट्रीज पावर एलीट, मतलब कंट्री के जो बहुत आला अफसरान हैं उनकी बात कर रहा है, ये उनके हक में है। तो वो ये बात कर रहा है जो लॉ है ना, असल में वो प्रोटेक्ट ही कर रहा है किसके इंटरेस्ट को, किनके इरादों को? जो कंट्री के पावरफुल एलीट लोग हैं, ना कि पब्लिक और नेशन के। पावर एलीट कौन हो गए? मतलब वो लोग, उन लोगों का ग्रुप जो कि पावर या कंट्रोल रखते हैं कंट्री में या सोसाइटी में, मतलब पावरफुल लोग, ठीक है। ये भी आपने देख लिया। अब ये हमारा सब्जेक्ट है, ये जो फिक्सेशन है इसकी जो वर्ब है वो ये पड़ी है। ये जो फिक्सेशन है वो क्या है? इंडिकेटिव है, वो एक साइन है। उसके बाद ये सब्जेक्ट है, इसकी जो वर्ब पड़ी हुई है ये पड़ी हुई है। ये जो इंटरेस्ट है ना, ये जो भी इनके इरादे हैं, जो भी मुफादात हैं, जो भी इनके फायदे हैं, बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं, वो पब्लिक के नहीं है, ना ही नेशनल इंटरेस्ट के हैं, बल्कि वो क्या है? वेस्टेड इंटरेस्ट है। वेस्टेड इंटरेस्ट का मतलब होता है पर्सनल। कह रहा है देयर आर एग्जाम्पल्स, वहां पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप प्लेंटी का मतलब है बहुत सारी। किसकी? ऑफ इंडिविजुअल्स, लोगों की। कौन से लोग? कहता है ये वो वाले इंडिविजुअल्स हैं हु हैव बीन हरेस्ड, जिनको तंग किया गया है। किसके ऊपर? ओवर पेका कंप्लेंट्स, इन शिकायतों पे। कहता है ये वो कंप्लेंट्स हैं जो कि बेस्ड ऑन है, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, किसके ऊपर मबनी है? हाईली फ्राइवलेस रीजंस, ऐसे रीजंस, ऐसी वजूहत जो बिल्कुल मामूली सी हैं, जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। कहता है ये वाली जो चीज है ना, ये वाली चीज, ये सपोर्ट करती है, किस चीज को सपोर्ट करती है? डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट असर्शन, इनका जो दावा है उस चीज को सपोर्ट करती है, दैट ये कि दिस लॉ नीड्स, इस लॉ को जरूरत है, टू बी रिवाइज, किसको रिवाइज किया जाए, एंड रीट्रेंच्ड, और इसकी काट छांट की जाए, नॉट एक्सपेंडेड, इसको बढ़ाया ना जाए, ठीक है। तो वो बात कर रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको तंग किया गया है छोटी से छोटी कंप्लेंट्स पर, इस पीका एक्ट के अंदर। कहता है ये जो चीजें हैं ये इस बात को साबित कर रही है कि जो लॉ है उसको फिक्स किया जाना चाहिए, उसको मतलब एक्सपैंड नहीं करना चाहिए, मतलब उसके अंदर आप न्यू लॉज लेके आते जा रहे हो, कोई ये वाली चीज डालेगा तो तब भी लोगों को पकड़ लेना है, अगर किसी ने ये पोस्ट की तब भी लोगों को पकड़ लेना है। तो वो ये बात कर रहा है इसको एक्सपैंड नहीं करना, इसको रीट्रेंच करना है, इसको कट बैक करना है। अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब पड़ी हुई है।
इंडिविजुअल्स के लिए हु आया है, ठीक है। जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं ना, इनकी अपनी कोई वर्ब नहीं होती, ठीक है। ये वर्ब कहाँ से किसको देखकर लेते हैं? आपसे अपने से पहले आने वाले वर्ड्स को देख के, ठीक है, जिनके लिए ये लगाए गए हैं। अब यहाँ पे जो है इंडिविजुअल्स की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे इसने हैव का यूज किया। और हैव बीन हरास से मुझे पता चला, ये जो बीन फॉर्म है इससे मुझे पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक हो गया। उसके बाद ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। और इसने यहाँ पे बात की है डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो लोग हैं जो इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज़ादी और प्राइवेसी की हिफाजत के लिए काम करते हैं। ये वो एक्टिविस्ट होते हैं। अब आगे देखते हैं। तेरा विद किसके साथ? कहता कंट्री के जस्टिस सिस्टम के साथ। कौन सा सिस्टम? कहता इन अ शैम्बल्स, जो कि बहुत ही खराब हालत में है। एंड द अथॉरिटीज, कहता जो कि अथॉरिटीज है वहां की टाइम एंड अगेन, मतलब बार बार डिस्प्लेइंग, दिखा रही हैं किसको? एन ऑब्जेक्ट लैक, एक मुकम्मल लैक को, मुकम्मल कमी को। किसकी? ऑफ रिगार्ड की। लैक ऑफ रिगार्ड का मतलब होता है उनको कोई फिक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है। किस चीज के लिए? फॉर ड्यू प्रोसेस। ड्यू प्रोसेस का मतलब है फेयर ट्रीटमेंट। लीगल जितने भी मैटर्स हैं उनमें जो फेयर ट्रीटमेंट है उससे उनको कोई परवाह नहीं है। और ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स से कहता कोमा देयर इज वेरी स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड, कहता बहुत सारे चांसेस हैं दैट ये कि द अमेंडमेंट्स, कहता ये जो तब्दीलियां लेकर आए हैं ना लॉ में, मेड, कहता जिसको की गई हैं टू पेका, इस एक्ट के अंदर, कहता बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के जरिए, कैन, कहता ये कर भी सकती है, एंड विल बी, और होगी भी, क्या? अब्यूज्ड, इसका गलत इस्तेमाल किया जाएगा बाय द अथॉरिटीज, अथॉरिटीज के जरिए। तो वो ये बात कर रहा है, कहता है जैसा कि जो कंट्री का जस्टिस सिस्टम है वो ऑलरेडी बहुत ही खराब हालत में है, और ये वो अथॉरिटीज, कहता है जो कि वैसे ही इग्नोर कर रही है फेयर लीगल प्रोसीजर्स को, ह्यूमन राइट्स को। तो कहता बहुत सारे चांसेस हैं कि ये जो चेंजेस हैं जो बनाए गई हैं पीका के जरिए, और की किसने है? गवर्नमेंट ने, कहता इनका जो तब्दीलियां है ना इनका गलत इस्तेमाल किया जाएगा अथॉरिटीज के जरिए। तो शैंपल्स का मतलब क्या होता है? बिल्कुल खराब हालत में। ऑब्जेक्ट का मतलब हमने देख लिया था, ठीक है। अब ये लाइकलीहुड हमारा सब्जेक्ट है, इज उसकी वर्ब है। तो उसके बाद है ये अमेंडमेंट्स। इसकी जो वर्ब है वो है कैन बी अब्यूज्ड और विल बी अब्यूज्ड। और करने वाला कौन है? बाय लगा के बताया है, अथॉरिटीज। ये जो लोग हैं ये इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है अनप्रेसिडेंटेड। ये क्या है? एडजेक्टिव है। ये वर्ड जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पिछले 3 या 4 दफा आपको न्यूज़पेपर में नजर आ चुका होगा। इसका मतलब होता है नेवर डन और नॉन बिफोर विदाउट प्रीवियस एग्जाम्पल। हर वो चीज अनप्रेसिडेंट है जो पहले कभी नहीं हुई, जो पहले आपने कभी नहीं देखी, जिसकी कोई मिसाल मौजूद नहीं है। तो सिनोनिम्स क्या है? अनमैच्ड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्सेप्शनल, यूनिक, बिल्कुल यूनिक है, उसकी कोई मिसाल ही मौजूद नहीं है। एंटोनिम्स क्या है? कॉमन है, यूजुअल है, ऑर्डिनरी है, रेगुलर है, हर एक को पता है इसका। कह रहा है द कंट्री फेस्ड, कंट्री ने सामना किया अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक क्राइसिस, ऐसे इकोनॉमिक क्राइसिस का जो अनप्रेसिडेंटेड थे, जो पहले कभी नहीं उन्होंने फेस किए थे, कभी उनका सामना नहीं किया था। दैट अफेक्टेड, जिसने अफेक्ट किया, मुतासिर किया मिलियंस को। वो कह रहा है देयर इज नो डाउट, कहता वहां कोई शक नहीं है। किस चीज का? राइज का, बढ़ने का। किस चीज के बढ़ने का? सोशल मीडिया के। कहता हैज ग्रेटली कॉम्प्लिकेटेड, कहता उसने बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया, पेचीदा कर दिया। किसको? सम ऑफ द चैलेंजेस, कुछ चैलेंजेस को। कौन से चैलेंजेस? कहता फेस्ड बाय मॉडर्न नेशन स्टेट्स, कहता जो अब की नेशन कंट्री के साथ, जो कंट्री उसको फेस कर रही है, या जो स्टेट्स उसको फेस कर रही है, जो गवर्नमेंट उसको फेस कर रही है। एंड क्रिएटेड, कहता पैदा किया है, पोटेंशियल मतलब चांसेस को, फॉर अनप्रेसिडेंटेड इंस्टेबिलिटी के। यहाँ पे जो इसने वर्ड यूज किया ना अनप्रेसिडेंटेड इंस्टेबिलिटी, इससे मुराद ये है, ये बात कर रहा है कि पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स हैं जो सोशल मीडिया से बढ़ती हैं, ये उनकी बात कर रहा है। जैसे फेक न्यूज का स्प्रेड हो जाना, प्रोटेस्ट होने लग जाना, या लोगों के दरमियान में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होना। तो वो ये बात कर रहा है कि सोशल मीडिया ने बहुत सारे चैलेंजेस को पैदा किया है और इंस्टेबिलिटी को इंक्रीज किया है, नई गवर्नमेंट के लिए, नई नेशन के लिए। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। ये हमारा सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है।
हैज के बाद V3 लगा हुआ है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर बना हुआ है। और हैज इसके लिए आया है हैज कॉम्प्लिकेटेड, हैज क्रिएटेड। अच्छा, इसके बाद आप ये देखो राइज। देखो, एक होता है राइज, एक होता है अराइज, और एक होता है अराउज। ये सारे मिलते जुलते हैं। तो जो राइज होता है ना, इसका मतलब होता है बढ़ना। ठीक है, इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है रोज और राइजन। और जो अराइज होता है इसका मतलब होता है जागना। और इसकी सेकंड फॉर्म होती है अराउज, और थर्ड फॉर्म होती है अराइजन। और इसी तरह आता है अराउज, इसका मतलब होता है जगाना। और इसकी सेकंड फॉर्म होती है अराउज्ड, अराउज्ड। ठीक हो गया। कह रहा था पाकिस्तानी स्टेट मस्ट स्टॉप, पाकिस्तानी स्टेट को लाजमी स्टॉप कर देना चाहिए। इन्फ्लिक्टिंग वुंड्स ऑन इटसेल्फ, मतलब खुद को हार्म करना बंद कर देना चाहिए। एंड लर्न, और सीखना चाहिए टू रिजोल्व, हल करने के लिए। किसको? इसके इंटरनल इश्यूज को। किसके जरिए? सोशल एंड पॉलिटिकल मीन्स, इनके जरिए। वो कह रहा है गवर्नमेंट जो है उसको क्या करना चाहिए, उसको अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना चाहिए सोशल और पॉलिटिकल मेथड के जरिए, बजाय इसके कि वो खुद को हार्म करे, खुद को नुकसान पहुंचाए। तो ये हमारा सब्जेक्ट है। ये यहाँ पे मॉडल वर्ब बना हुआ है, मतलब लाजमी ये काम करना है। और यहाँ पे B1 मतलब बेस फॉर्म लगी हुई है। अब ये आज का क्विज है जो आपने सोल्व करना है और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर डालना है। What is meant by fixation in the phrase fixation with the criticism? यहाँ पे फिक्सेशन का मतलब क्या है? ब्रीफ इंटरेस्ट, अ स्ट्रॉन्ग एंड कांस्टेंट फोकस, अ कैजुअल ग्लैंस्ड, अ लैक ऑफ इंटरेस्ट। अब जो आपको ठीक लगे, मैंने तफसील से बताया है। नहीं समझ आए तो वहां से वीडियो को दोबारा से प्ले कर लो। What does retrenched mean? इसका मतलब क्या है? इन द फ्रेज रिवाइज्ड एंड retrenched, इसका मतलब क्या है? इम्प्रूव करना या एक्सपेंड करना, रिड्यूस करना या रिमूव कर देना, अपडेट कर देना और क्लैरिफाई करना, इग्नोर कर देना या डिसमिस कर देना। अब जो आंसर आपको सही लगे उसको कमेंट सेक्शन में डालें। जो आप आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है समराइज द मेन आइडियाज एंड की पॉइंट्स ऑफ दिस आर्टिकल इन अ फ्यू लाइंस। ये आर्टिकल आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, अब मुझे बताएं कि ये जो लॉ पीका जिसमें अमेंडमेंट हुई है, क्या अमेंडमेंट्स हुई हैं इसके अंदर, किन चीजों की उसने बात की है, कि क्या किया जाएगा तो क्या क्या सजा मिलेगी। तो ये सारा कुछ, इसका जो मेन आइडिया है, आपने 3 लाइंस में यहाँ पे कमेंट सेक्शन में डालना है। तो इसके साथ ही आज की वीडियो जो है वो कंप्लीट होती है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।